हम सब ने हिमेटोपोइसिस देख लिया था, अब हम देखेंगे मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में हम देखेंगे सबसे पहले आरबीसी की मार्फोलॉजी, ठीक है। ऑलमोस्ट सबकी तो मैंने उस लेक्चर में ही बता दी थी थोड़ी बहुत, लेकिन इसमें क्या है, कुछ कुछ एबनॉर्मल सेब माइक्रोसाइटिक मैक्रोसाइटिक होते हैं, वो पूरा एक लेक्चर है, तो उसको मार्फोलॉजी के नाम से बोलेंगे, ठीक है। एबनॉर्मल आरबीसी होती है तो क्या बोलते हैं, क्या क्या डिसीज होती है, इंक्लूजन बॉडी कौन सी रहेगी, मार्फोलॉजी ऑफ आरबीसीज, ठीक है। तो सबसे पहले सभी को साइज पता होगा, 7.2 to 7.5 माइक्रोमीटर आरबीसी का साइज होता है, ठीक है। इसका लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। आरबीसी क्या होती है, सर्कुलेट होती है 125 डे, लेकिन लास्ट में जब स्प्लीन में जाने का, ग्रे हार्ट क्या होता है इसका, स्प्लीन, लास्ट में जब स्प्लीन में पूरा सर्कुलेट होती है तो पूरा ट्रेवलिंग इसका कितना किलोमीटर रहता है, 120 दिन में। तो 120 दिन में इसका ट्रेवलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 240 किलोमीटर ट्रेवल करती है आरबीसी 120 डेज में, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या रहता है, अब 120 डेज में 240 किलोमीटर ट्रेवल करेगी तो कुछ तो इसका सरफेस एरिया है जो वो डिक्रीज होगा, तो कम से कम 15 से 20% इसका सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, ठीक है। तो जैसे पहले 7.2 तो बाद में लगभग 5.7 माइक्रोमीटर रह जाता है जब ये स्प्रिंग के अंदर जानने वाली रहती है, स्प्रिंग के ग्रेवाइट में जब इसका लाइफ स्पेन ख़त्म होने वाला रहता है। तो ये क्या होती है, आरबीसी फ्रेजाइल भी हो जाती है, टूट जाती है एकदम, स्प्रिंग में जाकर पूरी टूट जाती है, तो फ्रेजाइल हो जाती है उसके बाद, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे एबनॉर्मल आरबीसी, यहाँ पे देखते हैं एबनॉर्मल आरबीसी, ठीक है। अब इसमें आती है, एक आती है हमारी माइक्रोसाइट्स। माइक्रोसाइट्स में क्या हो रहा है, सेल का जो साइज है डिक्रीज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज ऑफ, सॉरी डिक्रीज की स्पेलिंग गलत लिख दी, डिक्रीज ऑफ आरबीसीज, ठीक है। डिक्रीज ऑफ साइज आरबीसी, सॉरी यहाँ पे वापस से लिख देती हूँ मैं इसको पूरा काट के, माइक्रो साइज इसमें होता है, आरबीसी का जो साइज देता है वो डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज ऑफ आरबीसी साइज, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैक्रोसाइट, इसमें इंक्रीज, मैक्रो मतलब इंक्रीज, बड़ा, इंक्रीज ऑफ आरबीसी साइज, ठीक है। उसके बाद आएगा एनाइसोसाइट्स, इसमें क्या होता है, वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसीज, इसमें क्या होगा, आरबीसी के साइज में वेरिएशन होगा, उसमें डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पोइक्लोसाइट्स, इसमें क्या होगा, सेव, ये तीनों साइज पे हो गए, अब इसमें होगा चेंजेस बोल सकते हैं या वेरिएशन बोल सकते हैं, वेरिएशन इन शेप
ऑफ आरबीसी के शेप में होगा। इसमें एनाइसोसाइट में साइज में होगा, इसमें डिक्रीज होगा, मैक्रो में इंक्रीज होगा, और पोइकिलोसाइट में क्या होगा, चेंजेस होगा शेप में, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है एनाइसोपोइकिलोसाइट्स, मतलब इसमें साइज और शेप दोनों में वेरिएशन होगा। ठीक है, ये इसके एबनॉर्मल नेम्स थे, कुछ टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ पोइकिलोसाइट्स। पहले मैं सारी बता देती हूँ, फिर एक एक करके देखेंगे। स्पेरोसाइट्स होती है, फिर होती है लिप्टोसाइट्स, फिर होती है डेक्रोसाइट्स, जिसको हम टीयर ड्रॉप सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है सिस्टोसाइट्स, उसके बाद आती है इकाइनोसाइट्स, उसके बाद आती है कोडोसाइट्स, जिसको हम बोलते हैं टारगेट सेल, उसके बाद आती है सिकल सेल। ये अब हम ये किन कंडीशनों में होती है, इसमें क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे क्या करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पेरोसाइट्स। उसके पहले में आरबीसी का नॉर्मल अगर हम उसमें देखेंगे स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में, तो ऐसा दिखता है हमको। ठीक है, साइड से रेड होता है और बीच में वाइट होता है। ठीक है, ऐसा शेप हमको नहीं दिखेगा। ठीक, अगर अब ये बीच में भी रेड हो गया, मतलब ये एबनॉर्मल है। ठीक है, और अगर बीच में वाइट है, राइट साइड पूरा हीमोग्लोबिन कंटेंट दिख रहा है, तो ये नॉर्मल है, और इसका शेप भी ऐसे, ये नॉर्मल ऐसे ही दिखेगा हमको। ठीक, अब हम फर्स्ट स्पेरोसाइट से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें आरबीसी का सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और आरबीसी स्पेरिकल शेप में दिखने लग जाती है ऐसे। ठीक है, और इसमें क्या रहता है, जो हीमोग्लोबिन है ना, बीच में फेड पार्ट नहीं दिखता है, पूरा रेड पार्ट दिखता है इसमें, ऐसे पूरा रेड दिखता है। तो ये एबनॉर्मल रहती है, और नॉर्मल जो रहेगी वो यहाँ से ऐसे रहेगी और बीच में फेड रहेगी। बाकी इसमें क्या होता है, पूरी रेड कलर दिखता है। ठीक है, ये कौन कौन सी डिसीज में होती है, तो ये हमको सीन होती है हेरेडिटी, स्पेरोसाइटोसिस में, फिर हीमोलाइटिक एनीमिया में, फिर एल्कोहलिज्म में, जो ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम करते हैं उसमें, सिरोसिस ऑफ लिवर भी बोल सकते हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर में, या ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर में, इसमें हमको ये सीन होंगे। अब हम सेकेंड देखेंगे लिप्टोसाइट्स। ये आता है क्वेश्चन, सारे ध्यान से लिख लेना और समझ लेना। लिप्टोसाइट्स में क्या होता है, ये इस टाइप की दिखने लग जाती है, एकदम ओवल शेप दिखने लग जाता है इसका।
बीच में फैट तो रहता है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल टाइप हो जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। इसको ओवर भी नहीं बोलेंगे, लंबा चपटा टाइप की, चपटा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमको दिखाई देती है एक तो थैलेसीमिया में, जहाँ थैलेसीमिया में जीन का म्यूटेशन होता है, ठीक है, इसी का वजह से थैलेसीमिया होता है। और हीमोग्लोबिन कंटेंट भी पूरा मतलब बिखर टाइप जाती है, पूरे आरबीसी ऐसी चपटी जैसे किसी ने उसको दबा दी। थैलेसीमिया एंड मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में इसको हम या तो बोलेंगे चपटा या तो ओवल शेप बोल सकते हैं, ओवल शेप दिखेगी हमको, ठीक है। या इलिप्टिकल मतलब होता ही है, इलिप्टोसाइड बोल रहे, इलिप्टिकल मतलब होता ही है चपटा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डेक्रोसाइड, जिसको हम बोलते हैं टीयर ड्रॉप सेल। नाम से ही समझ में आता है, इससे नहीं समझ में आएगा लेकिन इससे समझ में आ जाएगा। इस टाइप की सेल दिखती है, जैसे पानी की बूंद टपकाते ना, वो शेप में, ठीक है। इसलिए इसको हम टीयर ड्रॉप सेल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, टीयर शेप हो जाता है एक तो, उसके बाद ये किन कंडीशन, मेनली तो ये हमको दिखेगी बोन मेरो फाइब्रोसिस में, मेनली इसमें दिखेगी। और एक हमको आयरन डेफिशिएंसी में देखने को मिलेगी डेक्रोसाइट्स। उसके बाद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, एनीमिया एक अलग से टॉपिक है, पूरा समझाएंगे। मेगालोब्लास्टिक B9 और B12 की कमी से होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है थैलेसीमिया, इनमें हमको देखने को मिलेगी मेनली बोन मेरो फाइब्रोसिस में। अब आता है हमारा सिस्टोसाइट्स, फोर्थ सिस्टोसाइट्स। इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंट पार्ट हो जाएगा आरबीसीज का, फ्रेगमेंट्स ऑफ, मतलब बोल सकते हैं इरेगुलर शेप में दिखने लग जाएगी। जैसे मैं बताती हूँ बना के, ऐसे ऐसे कुछ टाइप, इसको बोल सकते हैं इरेगुलर शेप में दिखने लग जाएगी, ठीक है। 2 पॉइंटेड में दिखने लग जाएगी, इधर से ऐसे 2 पॉइंटेड सेल दिखने लग जाएगी, 2 पॉइंटेड और इरेगुलर, ठीक है। ये हमको दिखाई देती है काय में। अब ये हम देख लेते हैं, ये हमको दिखाई देगी हीमोलाइटिक एनीमिया में, ठीक है। और जब आर्टरी, आपने सुना होगा एथेरोस्क्लेरोसिस जब हटे, जब कैपिलरीज और आर्टरीज नेरो होती है और उसमें फेट का डिपोजिशन होता है, तो उस कंडीशन में आरबीसी इरेगुलर शेप में हो जाएगी, ठीक है। उसको, उस डिसीज को हम बोलते हैं एंजियोपैथी डिसीज बोलेंगे, जिसमें कि DIC इंक्लूडिंग DIC डिसमाइंटेड इंट्रावेस्क्यूलर कोगुलेशन। एथेरोस्क्लेरोसिस जो रहती है उसमें क्या रहता है, कैपिलरी और वेन्स में फेट का डिपोजिशन होता है, जिस कारण आरबीसी उसमें सर्कुलेट नहीं कर पाती, वो इरेगुलर शेप ले लेती है, ठीक है, सक्रिय हो जाती है, निकलने का रास्ता नहीं बचता उनको, इसलिए। फिर आता है हमारा इकाइनोसाइट्स, आता है फिर आती है
इसमें भी हमें क्या आरबीसी में प्रोजेक्शन दिखेंगे ऐसे, ये आरबीसी ऐसे प्रोजेक्शन दिखेंगे, प्रोजेक्शन स्मॉल प्रोजेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमको दिखती है रीनल फेलियर में या माल न्यूट्रिशन में। उसके बाद होती है हमारी 6 टारगेट सेल या कोडोसाइट। नाम से समझ में आ रहा है, जैसे हम टारगेट के लिए वो निशाना मारने के लिए बलून्स पे ऐसा यहाँ पे बना रहता है। वैसे तो नॉर्मल आरबीसी क्या रहती है, बीच में से फेड रहेगी, लेकिन यहाँ पे रेड कलर का ऐसे टारगेट जैसा बना हुआ रहेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लूटिंग लाइट स्ट्रक्चर दिखेगा हमको माइक्रोस्कोप में। इन आरबीसी में तो उसको हम बोलेंगे टारगेट सेल। ये हमको दिखती है एक तो कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेटिस अलग होता है, कोलेस्थेसिस अलग होता है। इसका होता है मतलब गोल ब्लैडर में स्टोन, कैलकुलस हो गया, गोल ब्लैडर में पथरी हो गई है। और कोलेस्टेटिस का मतलब ये होता है बाइल फ्लो का ब्लॉकेज होना, बाइल जो फ्लो है वो ब्लॉक हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमको दिखाई देती है थैलेसीमिया में और आयरन डेफिशिएंसी में, ठीक है। अब हमारा एक और लास्ट बच रहा है सिकल सेल। ये तो सभी को पता होगा। इसमें आरबीसी का शेप क्रेसिया मून लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। जैसे सिकल सेल एनीमिया में दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद कुछ आती है हमारी रेड सेल इंक्लूजन बॉडी। ये सातों समझ गए। अब हम देखेंगे रेड सेल इंक्लूजन बॉडी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम पहले सारी एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले आएगी, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल। इसका मतलब समझे तो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सबसे पहले आती है हमारी होवेल जॉली बॉडीज। इसमें क्या होगा, इसमें हमको यूजुअली देखने को मिलेगा न्यूक्लियर मटेरियल। ये ऐसे आरबीसी है, उसमें ऐसा रिमेन पार्ट न्यूक्लियर। आरबीसी में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, लेकिन ऐसा न्यूक्लियर दिखेगा तो हमको समझ में आएगा। हमको रिमेन पार्ट दिखेंगे न्यूक्लियस के, ठीक है। जिसका शेप होगा लगभग 0.5 माइक्रोमीटर। इसका डायामीटर होगा इस न्यूक्लियर रिमेन मटेरियल का, ठीक है। अब हम ये हमको काय में देखेगी, ये हमको दिखेगी स्प्लेक्टो स्प्लिनोटोमी, मतलब स्प्लिन को ऑपरेट कर दिया, स्प्लिन को बाहर निकाल दिया, जब दिखेगी हम, ठीक है। उसके बाद हमको दिखेगी मेगालोब्लास्टिक में और हीमोलाइटिक में, ठीक है। रिमेन पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। उसके बाद आती है कोबोल्ट रिंग। सेकेंड आता है हमारा कोबोल्ट रिंग।
इसमें हमको दिखेगा रिंग और 8 नंबर जो होता है ना, 8 ऐसा, इस टाइप का शेप, रिंग टाइप का शेप या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आरबीसी के अंदर, ऐसा 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 हमको ऐसा दिखेगा। और आरबीसी पर्पल कलर, पर्पलिश कलर की दिखेगी। ठीक है, अभी किस किस में हमको दिखेगा ये देख लेते हैं। ये हमको दिखेगा मेगालोब्लास्टिक, एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं हिंज बॉडी। उसमें होता है बाइट सेल्स, मतलब सेल्स को जैसे बाइट किया हुआ हो, ऐसा टाइप का कटी हुई सेल बोल सकते हैं। और इसमें होता है डीनेचर्ड टाइप हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है, एक आपने सुना होगा G6PD, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम होता है। वो प्रॉपर वर्किंग करता है। तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो डीनेचर्ड होता है, डीनेचर्ड होने लग जाता है। ठीक है, उसमें हम बोल सकते हैं ये हमको सबसे ज़्यादा दिखता है रेटिकुलोसाइट में। रेटिकुलोसाइट में हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा, G6PD में देखने को मिलेगा। ये एंजाइम वर्क करता है उसके HB के पूरे सिंथेसाइज में। लेकिन जब इसका डीनेचरेशन होगा तो या तो G6PD की डेफिशिएंसी हुई है या रेटिकुलोसाइट की। फिर हम स्टेन करेंगे सुप्रावाइटल, जब हमको ऐसी बाइट सेल्स देखने को मिलेंगी। अब हम देखते हैं फोर्थ आता है हमारे पास सिडेरोसाइट। इसमें क्या होता है, हमको आरबीसी में ग्रेन्यूल्स देखने को नॉर्मली नहीं रहते हैं, लेकिन इसमें हमको आरबीसी में ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे आरबीसी में। ठीक है, ये हमको मिलता है जिसमें हम बोल सकते हैं ये ग्रेन्यूल्स काय के दिखाई देते हैं हमको, फेरेटिन और आयरन के। फेरेटिन और आयरन का डिपोजिशन दिखाई देता है। ठीक है, ये हमको दिखाई देता है हीमोलाइटिक एनीमिया में। फिर उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास बेसोफिलिक स्ट्रिपिंग। इसमें क्या होता है, हमको बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं ऐसे बहुत सारे वेरिएबल साइज के, हमको डीप स्टेन में ये दिखाई देते हैं। इस टाइप के वेरियस अलग अलग साइज के। ठीक है, ये हमको काय में किन किन डिसीज में दिखाई देंगे, लीड पॉइजनिंग में और थैलेसीमिया में। ठीक है, ये हमारे सारे एबनॉर्मल सेल्स भी हो गई, इंक्लूजन बॉडी भी हो गई, और ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, ये सब याद रखें। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हम देखेंगे WBC की मार्फोलॉजी। ऑलमोस्ट तो मैंने साइज वगैरह बता दिया था आपको, लेकिन एक बार और उसकी मार्फोलॉजी हम सबकी समझ रहे, तो एक बार और उसको समझा देती हूँ मैं कि उसमें किस टाइप के ग्रेन्यूल्स कौन से उसमें होते हैं। ठीक है,
WBC मॉर्फोलॉजी। ये छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन बनते हो, यही हम पढ़ते नहीं हैं। तो नॉर्मल मैंने सबकी वैल्यूज़ बता दी थी, अब मैं बता रही हूँ डायरेक्ट ग्रेन्युलोसाइट को। पहले सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि WBC कलरलेस होती है, कलरलेस। उसके बाद ये होती है न्यूक्लिएटेड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ग्रेन्युलोसाइट। इसमें सबसे पहले आएगा हमारा न्यूट्रोफिल। इसमें क्या होता है, फाइन ग्रेन्यूल्स होते हैं ऐसे। इसमें होते हैं दो, मल्टी लोब्ड बोल सकते हैं इसको। इसमें फाइन ग्रेन्यूल्स होंगे। न्यूक्लियस इसमें 2 to 5 लोब्स में पाया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं मल्टी लोब्ड। ठीक है, डिपेंड ऑन एज बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म हम देखते हैं। हम इसमें स्मॉल ग्रेन्यूल्स होंगे साइटोप्लाज्म में इसके, और रेड ब्लू कलर का होगा। ठीक है, इसका फंक्शन हम देखें तो फर्स्ट लाइन डिफेंस में, डिफेंस मैकेनिज्म में होता है इसका, मतलब फर्स्टली फेगोसाइटोसिस। फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में कौन सी सेल होती है, तो हम बोलेंगे न्यूट्रोफिल। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फर्स्टली एक्टिव होती है। ठीक है, उसके बाद डेड सेल को रिमूव करती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारी आती है दूसरी ग्रेन्युलोसाइट, उस जिसको बोलते हैं हम इओसिनोफिल। ठीक है, इओसिनोफिल हम देखेंगे। इसका डायमीटर भी, न्यूट्रोफिल का डायमीटर भी बता देती हूँ, 10 to 12 माइक्रोमीटर। वैसे मैंने बता दिया था सबका। और इओसिनोफिल का भी लगभग उतना ही, 10 to 12 माइक्रोमीटर। ठीक है, न्यूट्रोफिल का इसका लाइफ स्पेन बता देती हूँ, 2 to 5 डेज। ठीक है, अब इओसिनोफिल को देखेंगे। इओसिनोफिल का डायमीटर होता है 10 to 12 माइक्रोमीटर, और लाइफ स्पेन होता है 10 to 8 डेज। ठीक है, उसके बाद इसका न्यूक्लियस जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। न्यूक्लियस बाइलोब्ड। ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म में लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं, ऐसा बाइलोब्ड। लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि स्टेन होंगे इओसिन से, पिंक और रेड कलर के होंगे। ठीक है, अब इसका हमको फंक्शन देख लेते हैं। इसका फंक्शन होता है एलर्जिक कंडीशन में रिलीज होती है ये। एलर्जिक, अगर एलर्जी होगी तो हम IgE करवाते हैं। ठीक है, और उसमें हम अगर CBC करवाएंगे तो इओसिनोफिल बढ़े हुए दिखाई देंगे हमको। पैरासाइट इन्फेक्शन में, पैरासाइट के इन्फेक्शन में इन्फेक्शन होगा जब भी ये बढ़ जाएंगे। पैरासाइट का इन्फेक्शन होगा तो एक्टिव भी होंगे, उनसे डिफेंस भी करेंगे। लेकिन जब
ज़्यादा हो जाएगा तो ये बढ़ भी जाते हैं, इसलिए ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि बॉडी में ये आएंगे पैरासाइट कोई भी आया तो उससे लड़ने के लिए आएंगे, इसलिए हमको ये ज़्यादा चाहिए। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे बेसोफिल। थर्ड हमारा आता है ग्रेन्युलोसाइट में बेसोफिल। बेसोफिल अगर WBC में पूछे तो स्मॉलेस्ट WBC। ठीक है, अब इसका डायामीटर होता है 8 to 12 माइक्रोमीटर। इसका लाइफ स्पेन होता है 12 to 15 डेज। इसका न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड। साइटोप्लाज्म में इसके कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो कि स्टेनिंग के बाद पर्पल दिखाई देंगे और जो कि मेथिलीन ब्लू से स्टेन होंगे। ठीक है, इसका फंक्शन होता है, ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट सिक्रेट करती है, हिपेरिन और एक हिस्टामिन सीक्रेट। ठीक है, अब हम देखेंगे एक ग्रेन्युलोसाइट। पहले आती है मोनोसाइट, लार्जेस्ट WBC सेल। ठीक है, 14 to 18 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है, 2 to 5 डेज लाइफ स्पेन होता है। लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको। स्मॉलेस्ट ल्यूकोसाइट बेसोफिल को बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें, इसको मैक्रोफेज भी बोलते हैं। ठीक है, जो उसके बाद इसका शेप होता है हॉर्स शू शेप और बीन टाइप से, ऐसा। ठीक है, अब इसका हम देखें न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ सेल में और वन साइड में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म देखें, क्लियर विथआउट ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लिम्फोसाइट। यहीं पे देख लो, लाइफ स्पेन 24 आवर्स। ठीक है, इसमें स्मॉल भी होती है और लार्ज भी होती है। तो स्मॉल होती है 8 to 10 माइक्रोमीटर, जो कि लेस 24 आवर्स में लाइफ स्पेन होता है, और लार्ज होती है 10 to 12 माइक्रोमीटर, जो कि फ्यू आवर्स ही होता है इसका लाइफ स्पेन। ठीक है, उसके बाद इनका न्यूक्लियस होता है लार्ज डीप पर्पल ब्लू दिखेगा स्टेन करने पे। साइटोप्लाज्म इनका दिखेगा लाइट ब्लू कलर। इसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट रहेंगे, दोनों में एब्सेंट रहेंगे क्योंकि एक ग्रेन्युलोसाइट है। ठीक है, अब इसमें लिम्फोसाइट जो होती है, स्मॉल लिम्फोसाइट, वो 2 टाइप की होती है, बी और टी। बी का फॉर्मेशन बोन मेरो में, टी का लिम्फोसाइट का भी फॉर्मेशन बोन मेरो में, लेकिन मैच्यूरेशन
इसका बोन मेरो में ही होगा। इसका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होगा। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाती है बी सेल है जो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा सेल में। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करती है लिम्फोकाइनेस। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन या एंटीजन अगेंस्ट एंटीबॉडी। ये प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज़ को एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, ये ह्यूमरल ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगी। और ये सेल इम्यूनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है और इसका वेरी लॉन्ग होता है। ये और भी टाइप की होती है, TH सेल, TC सेल, TS सेल और मेमोरी सेल। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अब प्लेटलेट का। ठीक है, प्लेटलेट का मैंने आप लोग को वो बता दिया था साइज वगैरह कल जब हम फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम देखेंगे उसमें कि इसका अब हम इसकी भी हम मॉर्फोलॉजी देख लेंगे प्लेटलेट की, कि इसमें वैसे थोड़ा सा ही है, ज़्यादा कोई वो नहीं है इसमें। थ्रोम्बो क्यों बोलते हैं, थ्रोम्बो का मतलब क्लॉट होता है, इतना सब मैं आप लोगों को समझा चुकी थी। अब हम देखेंगे इसकी थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी। इसका सेकेंड नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट, सेल का मतलब साइड। इसका साइज होता है 2 to 5 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल बोलते हैं इसको। अगर ब्लड सेल्स में आए तो स्मॉलेस्ट ब्लड सेल ही आएगा। WBC में आएगी, WBC में स्मॉलेस्ट ब्लड सेल कौन सी है, तो बेसोफिल। ठीक है, अब हम इसका शेप देखते हैं। इसका शेप होता है ओवल राउंड शेप होता है, कलरलेस होता है, प्लेटलेस। ठीक है, उसके बाद हम इसका देखेंगे नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, सिर्फ WBC में प्रेजेंट होता है। इसका साइटोप्लाज्म पर्पल वायलेट कलर का होता है। ठीक है, इसका ओवल राउंड शेप भी होता है और हम इसको बोल सकते हैं डिस्कोइड शेप। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं इसका थोड़ा सा ओपन केनाकुलाई, इसका मतलब इसका डिस्कोइड शेप, ओवल शेप हो गया। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ग्लाइकोजन होता है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें अल्फा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अल्फा ग्रेन्यूल्स जो कि सीक्रेट करती है, सीक्रेट क्लोटिंग फैक्टर। उसके बाद इसमें डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं।
ये दोनों ग्रेन्यूल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अल्फा ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, क्लोटिंग फैक्टर सिक्रेट करते हैं। डेंस ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एडीपी और एटीपी सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो इसको डिस्कोइड शेप देते हैं ऐसे, ठीक है। ये इसके डिस्कोइड शेप को मेंटेन रखते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, डिस्कोइड शेप मेंटेन माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद इसमें ओपन कैनाकुलाई ये जो होती है वो ओपन होती है, ओपन कैनाकुलाई प्रेजेंट होती है। उसके बाद इसमें प्रॉपर्टीज होती है, अधेरेंस, एग्रीगेशन, एग्लूटिनेशन, जो जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है, क्लम्स बनते हैं, ठीक है। एग्रीगेशन होता है प्लेटलेट का फंक्शन, मैंने आपको बता ही दिए थे। डेंगू में ये डिक्रीज होगा प्लेटलेट, ठीक है। इसका नॉर्मल 1.5 to 4.5 लाख होता है, ठीक है। और इसमें अभी क्लोटिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, हमें हीमोस्टेटिस एक और टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पूरा प्लेटलेट का रोल जो रहता है, रोल हीमोस्टेटिस, क्लोट फॉर्मेशन, रिट्रैक्शन, रिपेयर इंजरी, ब्लड वेसल्स, ये फिर मैं सब समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक। सबके साइज वगैरह बता दिए थे। ये मार्फोलॉजी नॉर्मल हो गई है। अब हम देखेंगे अगले लेक्चर में हीमोस्टेटिस।